नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 7 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग करता है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह कहलाते हैं जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, स्पीड स्लो होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है, वह कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करते हैं, प्रिंटिंग स्पीड फास्ट होती है और हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग करता है। रिबन का, इस प्रिंटर में एक कपड़े का रिबन लगा होता है जिस पर इंक लगी होती है, जिसके माध्यम से पेपर पर किसी कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है। जिस प्रकार से टाइपराइटर होता है, टाइपिंग मशीन होती है, आपने देखा होगा उसमें एक कपड़े का रिबन लगा होता है जिस पर इंक लगाई जाती है और उस इंक के माध्यम से पेपर पर किसी कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है। जो रिबन होता है वह यूज होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन्स होती हैं और कपड़े का रिबन होता है जिस पर इंक लगी होती है। मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग करने के लिए रिबन का उपयोग करता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है। इस प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है और इस प्रिंटर का आउटपुट लो क्वालिटी का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग करने के लिए रिबन का उपयोग करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं जो कि यूजर को आउटपुट प्रदान करती हैं। कुछ होती हैं इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट किया जाता है और कुछ होती हैं आउटपुट डिवाइस जो यूजर को आउटपुट प्रदान करती हैं। तो हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। लेजर प्रिंटर, प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। इंकजेट प्रिंटर, यहां पर भी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। LCD डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले मॉनिटर का टाइप होता है, मॉनिटर का, और मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि किसी डॉक्यूमेंट को, किसी लेटर को, किसी ग्राफिक्स को डायरेक्ट इनपुट करने के लिए यूज की जाती है। स्कैनर के द्वारा हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई लेटर होता है, वह कहलाती है हार्ड कॉपी आउटपुट। उसको यदि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदलना है तो स्कैनर का यूज किया जाता है और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है, जबकि बाकी तीनों हमारी आउटपुट डिवाइस हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी यहां पर आउटपुट डिवाइस हैं। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। LCD मॉनिटर का टाइप है और LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर 1010 की ऑक्टल वैल्यू क्या होगी। बाइनरी नंबर 1010 की ऑक्टल वैल्यू क्या होगी। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। अब सीपीसीटी के एग्जाम में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो क्वेश्चन हमें दिया गया है यह कंप्यूटर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहां पर हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है जिसकी हमें ऑक्टल वैल्यू बतानी है क्या होगी। कंप्यूटर सिस्टम में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है। बाइनरी नंबर हमने कैसे पहचाना, इसके बेस से। बाइनरी नंबर का बेस होता है 2 और हमें किस में बदलना है, ऑक्टल में, मतलब 8 बेस में बदलना है। तो जब भी आपको कोई बाइनरी नंबर दिया जाता है और आपको उसको ऑक्टल में बदलना है तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। यदि आपको कोई भी बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर में बदलना है तो आप एक फॉर्मूला याद रखें, 4 to 1। 4 to 1 इस फॉर्मूले को, इस सीरीज को अप्लाई करके आप किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें अपने इस बाइनरी नंबर को लिखना है। बाइनरी नंबर क्या है हमारा, 1010। यह हमारा बाइनरी नंबर है। इस नंबर को हमें ऑक्टल में बदलना है। बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 4 to 1। तो हमें इस बाइनरी नंबर में राइट साइड से, पीछे साइड से 3 अंकों का ग्रुप बनाना है। 3 अंकों का। 3 अंकों का ग्रुप क्यों बना रहे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी 3 अंक हैं। तो एक ग्रुप क्या बन गया, 010। अब यहां पर तो केवल 1 बचा। यदि यहां पर 1 डिजिट बचती है, 2 डिजिट बचती हैं, तो आप आगे 0 को लगा सकते हैं, 0 को ऐड कर लें, मतलब 3 डिजिट कर लें। अब हमारा दूसरा ग्रुप यह बन गया। हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया था उस बाइनरी नंबर में हमने राइट साइड से, पीछे साइड से 3-3 अंकों के ग्रुप बनाए और जब यहां पर अंक कम पड़ेंगे तो हम आगे 0 को ऐड कर लेंगे। अब हमारे 2 ग्रुप बन गए। ग्रुप हमने बनाए पीछे से हैं, राइट साइड से, लेकिन यह हमारा पहला ग्रुप होगा, यह हमारा दूसरा ग्रुप होगा। अब हम पहले ग्रुप को लिख लेंगे। पहला ग्रुप क्या है, 001 और दूसरा ग्रुप क्या है, 010। अब हमें इन दोनों ग्रुप पर अपना फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है, 4 to 1। आप देख सकते हैं ग्रुप में भी 3 अंक हैं और फॉर्मूले में भी 3 अंक हैं। अब जिस अंक के नीचे 1 आएगा उस अंक को जोड़ देना है और जिसके नीचे 0 आएगा उसको नहीं जोड़ना है। मतलब यहां पर देखें, पहले ग्रुप में 4 के नीचे 0 है, मतलब 4 को नहीं जोड़ेंगे। 2 के नीचे 0 है, 2 को भी नहीं जोड़ेंगे। 1 के नीचे 1 है तो यहां पर क्या ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे ग्रुप में देखें, क्या 4 के साथ 1 है, नहीं है, तो 4 को नहीं जोड़ेंगे। 2 के साथ 1 है और 1 के साथ 0 है तो यहां पर केवल किसको जोड़ देंगे हम, 2 को, तो यह हो जाएगा 2। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 12। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। जो क्वेश्चन हमें दिया गया था 1010, जब हमने इसको ऑक्टल में बदला तो हमें आंसर क्या मिल गया, यहां पर 12। आप देख सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना कितना आसान है। आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, 4 to 1। 3-3 अंकों के राइट साइड से ग्रुप बनाने हैं, लेकिन ग्रुप को लिखना है लेफ्ट साइड से। फिर सभी ग्रुप पर आपको 4 to 1 फॉर्मूला लगा देना है और जो जो अंक 1 होगा उनको जोड़ देना है। आप इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ग्रुप बनता 101। एक ग्रुप हमारा क्या बना, 101। जब आप इस पर 4 to 1 लगाएंगे तो यहां पर 4 के साथ 1 है और 1 के साथ 1 है, तो 4 और 1 को जोड़ के कितना आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा। मतलब जिस नंबर के नीचे 1 होगा उनको हमें जोड़ देना है, जिसके नीचे 0 होगा उसको नहीं जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू को एक साथ कई कार्यों को
उनके बीच स्विच करने और एग्जीक्यूट करने के लिए संदर्भित मतलब रेफर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू को, सीपीयू मतलब प्रोसेसर को, हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या दिमाग कहा जाता है, वह एक साथ मल्टीपल कार्य को कैसे करता है और आपस में उन कार्यों को कैसे बदलता है, यह हमें बताना है। किस कॉन्सेप्ट के द्वारा यह पॉसिबल होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू को एक साथ कई कार्यों को उनके बीच में स्विच करने मतलब बदलने, और एग्जीक्यूट करने मतलब रन करने के लिए संदर्भित या रेफर करता है। हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि हमारे सीपीयू के द्वारा एक साथ कई काम को करने के लिए और उन कामों को आपस में बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। तो आपने सुना होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर होता है, उसका एक फीचर होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक साथ कई टास्क को परफॉर्म करना। यहां पे टास्क का मतलब होता है कार्य से, किसी कार्य को करना कहलाता है टास्क को परफॉर्म करना। और जब मल्टीपल टास्क परफॉर्म होते हैं तो मल्टीपल काम एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर यदि हमें एक साथ मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करना है तो उस कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का यूज किया जाता है। मल्टीटास्किंग के द्वारा मल्टीपल टास्क को एक ही समय पर कंप्लीट किया जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है और सीपीयू एक साथ मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करता है। किस फीचर के द्वारा, मल्टीटास्किंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू को एक साथ कई कार्यों को उनके बीच में स्विच करने और एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीटास्किंग का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही जाना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के, पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। कंप्यूटर सिस्टम में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, वह होता है 16। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में न्यू कॉलम ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में न्यू कॉलम ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल से, एमएस एक्सेल में जो हमें पेज दिया जाता है, पेज, उस पेज को वर्कशीट कहते हैं। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। यह होती हैं रो और यह होते हैं कॉलम। एमएस एक्सेल का जो पेज होता है उसे वर्कशीट कहा जाता है, सीट कहा जाता है, जो कि मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है। यदि हमें एक नया कॉलम ऐड करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है न्यू कॉलम को ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आपको एमएस एक्सेल में एक नया कॉलम ऐड करना है, कॉलम, तो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट IC। ऑल्ट IC से नया कॉलम इंसर्ट होता है। और यदि आपसे पूछा जाता है नई रो को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट IR। ऑल्ट IR से रो इंसर्ट होती है, ऑल्ट IC से कॉलम इंसर्ट होता है। और यदि आप ऑल्ट IW को प्रेस करेंगे तो एक नई वर्कशीट भी इंसर्ट हो जाती है। मतलब एमएस एक्सेल में
ऑल्ट आई सी से नया कॉलम इंसर्ट होता है, ऑल्ट आई आर से नई रो इंसर्ट होती है और ऑल्ट आई डब्ल्यू से नई वर्कशीट ऐड हो जाती है। यहां पर हमने एक साथ 3 शॉर्टकट की जानी, 3 क्वेश्चन तैयार करे। अब हम इन तीनों शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो हम ऑल्ट आई सी को प्रेस करेंगे। ऑल्ट आई सी को प्रेस करने पर नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है और यदि हमें नई रो इंसर्ट करनी है तो हम ऑल्ट आई आर को प्रेस करेंगे। ऑल्ट आई आर को प्रेस करके नई रो इंसर्ट हो जाती है। अभी हमारी वर्कबुक में, वर्कबुक मतलब फाइल में एक ही वर्कशीट है, यदि हमें नई वर्कशीट ऐड करनी है तो हम ऑल्ट आई डब्ल्यू को प्रेस करेंगे। ऑल्ट आई डब्ल्यू से वर्कशीट इंसर्ट होती है, ऑल्ट आई आर से रो इंसर्ट होती है और ऑल्ट आई सी से कॉलम इंसर्ट होता है। हमने यहां पर एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एमएस एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। जो एमएस एक्सेस है यह एक डीबीएमएस या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो एमएस एक्सेस है यह एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की और डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि एमएस एक्सेस, MySQL, ओरेकल, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। एमएस एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन होता है .accdb, .accdb एक्सेस डेटाबेस, .accdb एक्सेस डेटाबेस एमएस एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा देता है। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स यूज की जाती हैं। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। जब पावर पॉइंट में कोई फाइल बनती है तो उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स मतलब पावर पॉइंट का पेज। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की यूज की जाएगी। आपने सिलेक्ट ऑल नाम का एक ऑप्शन यूज किया होगा। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यूज होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है जो कि कंप्लीट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है जिससे हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, कंप्लीट वर्कशीट को, कंप्लीट प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+P प्रिंट की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+O ओपन की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+A। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में
पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से या साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट से लिया गया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। प्रिटी गुड प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पीजीपी का फुल फॉर्म प्रिटी गुड प्राइवेसी होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस का प्रीवियस वीडियोस में हमने आईपी टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं और आईपी टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आईपी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में या इंटरनेट पर पहचानने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं, क्लास ए से लेकर क्लास ई तक। और आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स और आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। तो आईपी टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर हमने आईपी टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड में यदि आपको किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? यदि आपको एमएस वर्ड में कोई काम बार बार करना होता है तो आप उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और जब दोबारा वही काम करना होगा तो आप उसे प्ले कर सकते हैं। मतलब एमएस वर्ड में एक ही टाइप के वर्क को यदि आपको बार बार करना होता है तो आप उस वर्क को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं मैक्रो में। मैक्रो एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। यदि आपको एमएस वर्ड में कोई कार्य बार बार करना होता है, कई बार करना होता है, तो आप उस कार्य को एक बार मैक्रो में रिकॉर्ड कर लीजिए और जब भी आपको दोबारा वही कार्य करना होगा तो आप मैक्रो को प्ले कर सकते हैं। मैक्रो के द्वारा हम किसी टास्क के लिए शॉर्टकट की भी क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट की आप अपने किसी कार्य को करने के लिए मैक्रो में शॉर्टकट की बना सकते हैं और जब भी वह काम आपको करना होगा तो आप शॉर्टकट की से उस कार्य को कर सकते हैं। मतलब एमएस वर्ड में यदि हमें किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हम मैक्रो का यूज करेंगे। मैक्रो ऑप्शन व्यू टैब में प्राप्त होता है। व्यू टैब में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में मैक्रो ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? व्यू टैब में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्रो ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? तो मैक्रो ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Alt + F8। Alt + F8 मैक्रो ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। मैक्रो ऑप्शन व्यू टैब में प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम किसी टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के व्यू टैब में एक मैक्रो नाम का ऑप्शन होता है जिससे आप किसी टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हो और मैक्रो की शॉर्टकट की होती है
ऑल्ट प्लस F8। ऑल्ट प्लस F8 को प्रेस करने से मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? निम्न में से कौन आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है। अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आईपी टॉपिक से संबंधित कई प्रकार की इंफॉर्मेशन को जाना था कि आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं और यह क्वेश्चन आईपी एड्रेस की क्लास से पूछा गया है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? तो 5 क्लास होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। लेकिन क्लास एच आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लास ए से लेकर क्लास ई तक आईपी एड्रेस की क्लास होती हैं लेकिन क्लास एच नाम की आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? सीडी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? मतलब सीडी में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे सीडी से संबंधित। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती है। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। 700 MB तक का सीडी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है। पॉलीकार्बोनेट, आपसे पूछा जा सकता है सीडी किस मटेरियल से बनी होती है? सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीडी की थिकनेस कितनी होती है? तो 1.2 mm। 1.2 mm सीडी की थिकनेस या मोटाई होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो इसे कहा जाता है रिपिंग। रिपिंग, सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? रिपिंग। और यदि कंप्यूटर के डेटा को सीडी में कॉपी किया जाता है तो इसे कहा जाता है बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग, जब कंप्यूटर का डेटा सीडी में कॉपी होता है तो उसे कहा जाता है बर्निंग प्रोसेस और जब सीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी होता है तो उसे कहा जाता है रिपिंग प्रोसेस। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी होती है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है और सीडी सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप होती है। तो यहां पर हमने सीडी से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। एक क्वेश्चन के अंदर भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और हमारा यही प्रयास होता है कि जब आप एक क्वेश्चन को तैयार करें तो उससे संबंधित और भी क्वेश्चन तैयार हो जाएं। आप इन सबको नोट जरूर करें क्योंकि एक क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं वह तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उस क्वेश्चन से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वह भी आपको जरूर तैयार करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। एक फाइल में कई पेज हो सकते हैं, मल्टीपल पेज हो सकते हैं। आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हो, जो पेज बनाते हो, उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से शो करने के लिए पेज व्यू यूज किए जाते हैं। एमएस वर्ड में पेज को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए
कई प्रकार के व्यू यूज किए जाते हैं। सभी प्रकार के व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड के सभी व्यू किस टैब में प्राप्त होते हैं, तो व्यू हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू का मतलब क्या है, जैसा हमारा प्रिंट आउट निकलता है वैसा ही पेज हमें प्रिंट लेआउट व्यू में शो किया जाता है। मतलब पेज की साइज, हेडर फुटर, बॉर्डर, मार्जिन, यह सभी चीजें हमें प्रिंट लेआउट व्यू में शो की जाती हैं। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में व्यू टैब के अंतर्गत हमें 5 प्रकार के व्यू दिए जाते हैं, 5 प्रकार के, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में निम्न फंक्शन का क्या आउटपुट होगा। हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसमें कुछ नंबर पास किए गए हैं और हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में निम्न फंक्शन का क्या आउटपुट होगा। एमएस एक्सेल में जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करना होता है, कंडीशन चेक करनी होती है, तो हम फॉर्मूला और फंक्शन का यूज करते हैं। एमएस एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमें एक फंक्शन दिया गया है इक्वल सम एसक्यू, जिसमें 5 नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5। हमें यह बताना है कि इस फंक्शन को एक्सेल पर चलाने पर, एक्सेल में परफॉर्म करने पर क्या आउटपुट प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको इस फंक्शन का पर्पस समझना होगा, इस फंक्शन का उपयोग समझना होगा। इस फंक्शन का नाम है सम एसक्यू, सम स्क्वायर। सम एसक्यू मतलब सम स्क्वायर। यह फंक्शन क्या करेगा, आपने इस फंक्शन के अंदर जितने यह आर्ग्यूमेंट दिए हैं, जितने यह पैरामीटर दिए हैं, पहले यह फंक्शन सभी नंबर का स्क्वायर निकालेगा, स्क्वायर, और स्क्वायर निकालने के बाद सभी स्क्वायर को जोड़ देगा। मतलब सम स्क्वायर, पहले हर नंबर का अलग अलग स्क्वायर निकाला जाएगा, उसके बाद जो स्क्वायर आएंगे उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, सम कर दिया जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब पहले 1 का स्क्वायर निकाला जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर 2 का स्क्वायर निकाला जाएगा, हो जाएगा 4, फिर निकाला जाएगा 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9, फिर निकाला जाएगा 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16, फिर निकाला जाएगा 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25। इसके बाद सभी नंबर को आपस में जोड़ दिया जाएगा, 1 4 9 16 25, इन सबको हम जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, 5 और 9 14 हो जाएगा, 14 और 6 20 और 5 25, यहां पर आ जाएगा 2, तो 2 और 1 3 और 2 5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 55 या 55। यह जो फंक्शन है जिसका नाम है सम एसक्यू, यह क्या करता है, पहले दिए गए नंबर का स्क्वायर निकालता है, फिर जो स्क्वायर आता है उसका सम कर देता है। इसका नाम है सम स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 55। सम स्क्वायर फंक्शन पहले दिए गए नंबर का स्क्वायर निकालता है, फिर सभी नंबर को आपस में जोड़ देता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमने यहां पर इक्वल के साथ सम एसक्यू फंक्शन को टाइप किया और ब्रैकेट में नंबर दिए थे हमने 1 2 3 4 5, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाता है 55। यह फंक्शन पहले नंबर का स्क्वायर निकालता है, उसके बाद उनको सम कर देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट ब्लैंक और ब्लैंक से बना होता है और नंबर या टेक्स्ट डेटा से भरा होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट ब्लैंक और ब्लैंक से बना होता है और नंबर या टेक्स्ट डेटा से भरा होता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है या वर्कशीट होती है वह किन 2 ऑब्जेक्ट से बनी होती है जिसमें हम नंबर और टेक्स्ट के रूप में डेटा को भर सकते हैं। यह क्वेश्चन
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देते हैं, जैसे कि MS एक्सेल, गूगल शीट, यह सभी सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें हमें जो पेज दिया जाता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं, और एक वर्कशीट रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट रोज और कॉलम्स से बना होता है और नंबर और टेक्स्ट डेटा से भरा होता है। जो वर्कशीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, वह मल्टीपल रो और कॉलम से बनी होती है। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो सेल क्रिएट होता है, सेल में नंबर और टेक्स्ट रूप में हम डेटा को भर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट या वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जब हम टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो हमें मॉडेम डिवाइस का यूज करना होता है, क्योंकि टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल आते हैं वह होते हैं एनालॉग सिग्नल और हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है डिजिटल सिग्नल पर। तो टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को मॉडेम डिजिटल सिग्नल में बदलती है और कंप्यूटर से आने वाले डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में बदलती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। मॉडेम इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का यूज टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। और मॉडेम एक इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन रैम रोम सीपीयू स्लॉट रखता है? निम्न में से कौन रैम रोम सीपीयू स्लॉट रखता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। हमें कुछ हार्डवेयर डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी डिवाइस में रैम के लिए, रोम के लिए और सीपीयू के लिए स्लॉट होते हैं। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि रैम, रोम और सीपीयू को कहां फिट किया जाता है, किस हार्डवेयर डिवाइस में लगाया जाता है। वह होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कई प्रकार की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्लॉट होते हैं। स्लॉट मतलब जहां पर किसी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कंप्यूटर में प्रोसेसर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। रैम, रोम, सीपीयू मदरबोर्ड में लगे होते हैं, मदरबोर्ड में स्लॉट होते हैं जिसमें रैम, रोम और सीपीयू को लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन रोम का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन रोम का प्रकार नहीं है? यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी से संबंधित रोम का प्रकार नहीं है, हमें यहां पर बताना है। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। रोम एक प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब यह स्थायी मेमोरी होती है। एक होती है रैम, रैम होती है वोलेटाइल मेमोरी, लेकिन रोम होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी। रोम में जो डेटा स्टोर होता है वह परमानेंटली स्टोर होता है, परमानेंटली। रोम में
बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और रोम में जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और रोम में जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब स्थायी मेमोरी है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। रोम चिप जब बनाई जाती है तभी इसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है जिसे बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है और रोम के कई प्रकार होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन रोम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पीरोम। पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यह तो रोम का एक टाइप होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है यहाँ पर ईपीरोम। ईपीरोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यह भी रोम का एक टाइप होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ईईपीरोम। ईईपीरोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यह भी रोम का एक टाइप है। लेकिन के रोम का टाइप नहीं है। के रोम का कोई प्रकार नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के रोम का प्रकार नहीं होता है। पी रोम, ईपीरोम, ईईपीरोम रोम के प्रकार होते हैं लेकिन के रोम का प्रकार नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI बेस्ड मतलब यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। डॉस में कोई भी कार्य करने के लिए एक फिक्स कमांड यूज की जाती है। कमांड के माध्यम से ही डॉस में वर्किंग पॉसिबल होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो यदि हमें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तो CD कमांड यूज की जाती है। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए CD कमांड का यूज किया जाता है। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए CD कमांड का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।